बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वाली सलमान। जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और हम बात करेंगे अब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले जाने वाली सीरीज के बारे में कि जहां पे 3 एक रोजा मैचेस पर मुश्तमिल ये सीरीज 1-1 से बराबर हो चुकी है। माइक हैसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं कि जिनको जो है वो डिबेटेबल कहा जा सकता है, इस पर डिबेट की जा सकती है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ट्वीट किया था और ट्वीट के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई थी और अभी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है जिसमें बहुत सारी उन्होंने ऐसी बातें की हैं कि जहां पर जो है हमें यकीनी तौर पर जो है वो इस पर डिबेट करना बनती है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर वनडे इंटरनेशनल प्लेयर और एक ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर के अगर जिनको मौके मिलते तो वो पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में एक सतून का किरदार अदा कर सकते थे। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात उनके डोमेस्टिक के रिकॉर्ड्स कह रहे हैं कि इक्वली गुड वो फास्ट बॉलर को खेलते थे, क्योंकि 90 का एरा एक ऐसा एरा था कि जहां पर क्वालिटी बॉलर थे, क्वालिटी बैट्समैन थे और क्रिकेट बड़ी क्वालिटी की खेली जाती थी। और ये बात वसूख से कही जा सकती है कि ये वो पाकिस्तान का मुश्किल तरीन एरा था जिसको 90s का एरा कहा जाता है। पाकिस्तान के ज़बरदस्त डोमेस्टिक का नाम और क्वालिफाइड कोच, जहाँ जहाँ उनको कोचिंग के मौके मिले वहाँ अपनी टीमों को उन्होंने ट्रॉफीज़ भी दिलवाई, कामयाबी से हमकिरदार भी करवाया, बड़े ही ज़बरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं और उतने ही उम्दा क्रिकेट कमेंटेटर भी हैं और सबसे बढ़ के एक बहुत ही ज़बरदस्त इंसान भी हैं। पाकिस्तान के 100 वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर महमूद हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शो में खुश आमदेद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम महमूद भाई। वालेकुम सलाम, थैंक यू अली सलमान, और जितना आपने इंट्रोडक्शन दिया और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। महमूद भाई डिजर्व भी करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही नफीस इंसान है और जिन लोगों ने इनको खेलते हुए देखा है या जिन लोगों ने इनकी कंपनी में टाइम गुजारा है वो जानते हैं कि महमूद हामिद साहब कितने हमअजहत शख्सियत के हामिल हैं। प्राइम में मजीद बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरी। जी नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी और टॉप स्टोरीज़ में आपने देखा कि लेजेंडरी बॉक्सर मोहम्मद अली साहब अब हमारे दरमियान नहीं रहे और 10 बरस से गुजर गए। पाकिस्तान भी आ चुके थे और बॉक्सिंग की दुनिया में जो है वो इनका एक बहुत बड़ा नाम था और हम दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी जो है वो मग़फ़िरत फरमाए, क्योंकि दीन इस्लाम इन्होंने कबूल किया और यकीनी तौर पर जहाँ जगह इन्होंने इस्लाम के हवाले से भी बहुत ज़्यादा काम किया। और इनकी जो साहबजादी हैं लैला अली, उन्होंने भी बॉक्सिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया और बहुत सारे जो बाउट्स अपने नाम की। और जब जब बॉक्सिंग का जिक्र होगा तो मोहम्मद अली साहब का जिक्र लाजमी उस किताब का हिस्सा बनेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं लेजेंड्स की, तो लेजेंड्स में जनाब पाकिस्तान के एक ऐसे ज़बरदस्त प्लेयर आज अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जिन्होंने हालिया दिनों में हज की सादत भी हासिल की और पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ टीम ऑफ द सेंचुरी बनती है वहाँ पर पाकिस्तान से अगर कोई एक खिलाड़ी शामिल होता है तो वो खिलाड़ी कौन होता है, आइए देखते हैं। 3 जून 1966 को लाहौर में पैदा होने वाले वसीम अकरम ने 1984 में बैनुल अक़वामी क्रिकेट का आगाज किया और देखते ही देखते दुनिया के खतरनाक तरीन फास्ट बॉलर्स में शामिल हो गए। इन्होंने 104 टेस्ट मैचों में 414 विकेटें जबकि 356 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में 502 शिकार किए। वसीम अकरम सिर्फ बॉलिंग ही नहीं बल्कि बैटिंग में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं। इनका टेस्ट क्रिकेट में नाकाबिले शिकस्त 257 रन का इनफरादी स्कोर आज भी एक तारीखी रिकॉर्ड तस्वर किया जाता है। स्विंग के सुल्तान ने अपने कैरियर में 2 टेस्ट और 2 वनडे हैट्रिक्स समेत मजमूई तौर पर 4 बैनुल अक़वामी हैट्रिक्स मुकम्मल की, जो इनकी गैर मामूली बॉलिंग महारत का सबूत हैं। इन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया। 1992 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तारीखी फतह में वसीम अकरम का किरदार फैसला कुन रहा। फाइनल में इनकी शानदार बॉलिंग ने पाकिस्तान को पहली मर्तबा आलमी चैंपियन बनाने में अहम किरदार अदा किया और वो कौम के हीरो बन गए। आज 60 बरस के होने वाले वसीम अकरम को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी क्रिकेट दुनिया खराजे तहसीन पेश कर रही है। कैमरा टीम के साथ हमजा अब्बासी, GTV न्यूज़ लाहौर। जी नाज़रीन, आज वसीम अकरम साहब पाकिस्तान के लेजेंडरी फास्ट बॉलर, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वसीम अकरम साहब की बॉलिंग के वाले से तो आपने इस पैकेज में देख ही लिया, सुन ही लिया कि कितने ज़बरदस्त वो फास्ट बॉलर थे अपने एरा के कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी तारीख़ी फतूहात जो है वो का अंजाम दी। ख़ास तौर से 92 के वर्ल्ड कप में जो उनकी 2 गेंदें थी वो आज भी जो है बड़ी ज़बरदस्त समझी जाती हैं। जिस तरह से उन्होंने जो LLM को आउट किया, क्रिस लुइस को आउट किया, वो आज भी तारीख का हिस्सा है। साथ साथ जो नेहरू कप में
में उन्होंने छक्का लगाया विवियन रिचर्ड को, वहां से पाकिस्तान ने जो फतह हासिल की, फिर उस लेगेसी को लेकर पाकिस्तान की टीम काफी अरसे तक चलती रही। यही नहीं, अपने बैटिंग के हवाले से जो आपने 257 रन की इनिंग का इनका सुना, तो एक अरसे तक बतौर कैप्टन ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंफरादी इनिंग थी 257 रन की, जो उन्होंने शेखुपुरा के उस टेस्ट में बनाई थी कि जहां पे शाहिद नजीर का भी डेब्यू हुआ था और सकलैन मुश्ताक ने इनके साथ सेंचुरी स्कोर की थी। फिर उस रिकॉर्ड को ब्रेक किया था यूनुस खान ने 313 रन बनाकर अगेंस्ट श्रीलंका, और बतौर कप्तान फिर अब यूनुस खान इस रिकॉर्ड के हामिल हैं कि बतौर कप्तान उनकी सबसे बड़ी इंफरादी इनिंग है। ऑस्ट्रेलिया में नंबर 3 पे भी खेले और वहां भी इन्होंने 80+ रन की इनिंग खेली। तो जहां जहां इनकी बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग की जरूरत पड़ी, लेजेंडरी वसीम अकरम ने अपने किरदार को बड़ी खूबी के साथ अदा किया। मेरे साथ महमूद हामिद साहब इसलिए भी मौजूद हैं कि महमूद हामिद साहब जो एक वनडे मैच खेले पाकिस्तान के लिए, उस एक वनडे मैच का भी हिस्सा थे वसीम अकरम साहब, और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में बहुत क्रिकेट महमूद हामिद साहब खेले हैं वसीम अकरम साहब के साथ। तो महमूद भाई, आज सबसे पहले तो हमारी जानिब से, मेरे प्रोड्यूसर फैजान मुस्तफ़ा नकी की जानिब से, हमारी पूरी टीम की जानिब से वसीम अकरम साहब को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आपकी क्या यादें हैं लेजेंड के साथ, क्योंकि आपने नेट में भी बहुत ज्यादा खेला होगा, उनके साथ भी बहुत खेला होगा, तो आपके पास तो एक खजाना होगा उनके साथ यादों का। हाँ बिल्कुल अली, आप तो सबकी जो जितने भी क्रिकेटर्स हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट जिन्होंने खेली है, टेस्ट क्रिकेट जिन्होंने खेली है, सबकी बर्थडे को विश करते हैं। ये सबसे बड़ा बहुत अच्छा जेस्चर है। और वसीम अकरम तो लेजेंड है पाकिस्तान के, और ऐसा बॉलर जो है वो पाकिस्तान ने इसके बाद भी मतलब मुश्किल से प्रोड्यूस होगा। तो जिस तरह की उनकी लेगेसी है और जिस तरह के वो इंसान है, मेरा काफी टाइम गुजरा है पाकिस्तान टीम में भी। जब मैं गया तो वसीम भाई थे, और फिर उसके बाद पीआईए के साथ काफी अरसा उनकी कप्तानी में मैं क्रिकेट उनके साथ खेला। उनके साथ बहुत सीखने को चीजें मिली कि किस तरह जो है वो प्रोफेशनल प्लेयर होता है, वो किस तरह कर रहा होता है। ये वसीम भाई सिखाते भी थे प्लेयर्स को, हर चीज सिखा रहे होते थे कि आपने ऑफ द फील्ड और ऑन द फील्ड जो है वो यंगस्टर्स को जो है वो हमेशा ब्रीफिंग देते थे कि तुम लोग इस तरह किया करो, इस तरह रिलैक्स करने का कौन सा तरीकेकार है। ग्राउंड के अंदर आओ तो आपको ग्राउंड में किस तरह जो है वो जो है अपनी सिर्फ क्रिकेट को ही देना है, उसके बाद क्रिकेट को भूल जाओ, फिर जो है एंजॉय करो ताकि आप मेंटली रिलैक्स हो। तो वसीम भाई एक जिसे कहना चाहिए एक क्रिकेट की एक किताब है कि उनको अगर पढ़ ले कोई, तो मेरे ख्याल से वो बहुत ही जबरदस्त क्रिकेटर बन जाता है। तो वसीम भाई ये बहुत बहुत उनको मुबारक हो, 60 साल के वो हो गए, और माशाल्लाह उनको अल्लाह और लंबी जिंदगी सेहत के साथ दे। और वो जिस तरह अभी भी जिस तरह के वो बयान देते हैं और क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं ताकि वहां से टीम को कुछ ना कुछ फायदा हो। तो वसीम भाई जो है वो उनको फिर मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ उनकी 60वीं सालगिरह पे। और अब वो पीसीबी के पेंशन के भी हकदार हो गई। बिल्कुल ठीक है। और वसीम अकरम साहब की जहां जब बात होगी, आज भी वसीम अकरम की बॉलिंग में यकीनी तौर पे वही काट मौजूद है, क्योंकि जब मुल्तान सुल्तान नई फ्रेंचाइज टीम शामिल हुई थी तो मुल्तान में जाके मुझे उस मैच में कमेंट्री करने का मौका मिला, और इमरान नज़ीर वहां पे खेल रहे थे और शुएब मलिक को उन्होंने पहले ओवर में आउट कर दिया था। हालांकि बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म, आउट ऑफ प्रैक्टिस थे, आउट ऑफ फॉर्म थे, आउट ऑफ रिदम थे, लेकिन उसके बावजूद जो बॉलिंग की पेस थी, जो काट थी, जो उनके शोल्डर की मूवमेंट थी, वो वैसे ही माजी के वसीम अकरम की तरह थी। बल्कि मुझे याद है कि पीसीबी ने कराची में अब से कोई 10-12 साल पहले, 15 साल पहले एक कैंप लगाया था, तो 2 कदम से उन्होंने स्टार्ट लिया और एक ऐसे प्लेयर को कि जो अभी ग्रूम कर रहा था पाकिस्तान के लिए, अंडर 16 से एक प्रोसेस से आ रहा था और वो बाद में पाकिस्तान से भी खेला, उसको उन्होंने हाथ भी तोड़ दिया अपनी उम्दा और पेस बॉलिंग के जरिए। तो वसीम अकरम साहब आज भी उसी तरह है, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो मैं समझता हूं कि जितने आजकल के दौर के बॉलर हैं शायद उतनी पेस के साथ तो कम से कम वो गेंदे कर लेंगे। लेकिन आपको लगता है कि वसीम अकरम साहब हुए या शुएब अख्तर हुए या वकार यूनुस हुए, ये वो मशीन है कि जितना चल रही है इतना घिसेंगे नहीं? ये मैं आपसे पूछ लूंगा जरा जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे कि ये मशीनें क्यों नहीं घिस रही हैं, या आजकल की मशीनें जो है वो चलते चलते क्यों घिस रही हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले महमूद हामिद साहब से मैंने पूछा था कि ये कैसी मशीन है वसीम अकरम जो चल चल के घिस नहीं रही, शुएब अख्तर चल चल के नहीं घिसे, लेकिन आजकल की मशीनें जो हैं वो चल चल के कैसे घिस रही हैं। महमूद भाई, आप 90 के एराज में खेलें, एक से बढ़कर एक फास्ट बॉलर उस एरा में था और पूरा दिन बॉलर स्पेल करते थे। वो कैसी मशीनें थी जो नहीं घिसती थी? आजकल की मशीनें घिस के जो उनकी स्पीड कम हो जाती है।
मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा। एक दफा शेखोपुरा में मैच हो रहा, पीआईए वर्सेस नेशनल बैंक, बहुत जबरदस्त अड़ी का मैच चल रहा था और वसीम भाई ने वहां पर बड़े बड़े स्पेल किए और गर्मी ऐसी थी अली सलमान, लेकिन प्रोफेशनलिज्म वहां पर नजर आता है ऐसे प्लेयर का। तो उनको पता है कि मैंने कितनी बॉलिंग करनी है। उन्होंने 15-15, 20-20 ओवर दिन के अंदर किए। तो ये इनको मैंने मुसलसल देखा है, इवन वकार को शोएब ने अगेंस्ट पीआईए जब वो एडीपीपी से खेल रहा था, उसे 2 घंटे लगातार बॉलिंग की। मतलब स्टार्ट किया और लंच तक बॉलिंग की, फिर लंच के बाद भी आके उसने बॉलिंग की। तो ये बॉलर थे, ये फास्ट बॉलर थे। अब फास्ट बॉलर्स किधर है, मुझे आप बताइए ना। फास्ट बॉलर, इनको खेलते हुए बैट्समैनों को पता चलता था कि सामने से कोई आ रहा है, शोएब अख्तर आ रहा है, वसीम अकरम आ रहा है, वकार यूनुस आ रहा है। उस एरा के जो बॉलर्स नहीं खेल पाए, वो बड़ी, मैं कहता हूँ, बदकिस्मत ये है कि उस एरा के अंदर इतने फास्ट बॉलर आ गए थे। अगर इस एरा के अंदर वो फास्ट बॉलर होते तो वो तो बहुत क्रिकेट खेलते। मैं अगर नाम लेना शुरू करूं तो हर डिपार्टमेंट के पास, हर एसोसिएशन के पास बहुत तगड़े फास्ट बॉलर थे। फैसल अफरीदी जो आजकल एम्पायर है, वो भी बड़ा तगड़ा फास्ट बॉलर था। नदीम इकबाल था, जाफर नजीर था, मुबशिर था, मतलब यू नेम इट, मतलब मोहम्मद अकरम, आमिर नजीर, ये लोग बहुत तगड़े फास्ट बॉलर थे जिन्होंने ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली पाकिस्तान के लिए। लेकिन अगर अभी होते वो, तो इन बॉलर्स को बहुत पीछे छोड़ देते वो, क्योंकि वो जेन्युइन फास्ट बॉलर थे। वो 145, 150 पे बॉल करते थे। अभी के बॉलर जो है, अगर आप देखें सेकंड स्पेल में तो 120 पे आ जाते हैं। अगर आप बांग्लादेश की सीरीज उठा के देखें तो फास्ट बॉलर थोड़ी, वो तो जस्ट मीडियम पेसर, आए ठीक दूर से भाग के आके बॉल कर दी। ठीक है। तो जिन बड़ा बॉलर्स की आप फर्क बात कर रहे हैं, इन है बॉलर्स को फास्ट तो चले बॉलर्स सभी का। जानते हैं। मैं बोलता हूं, जिन बॉलर्स की आप बात करें, इन बॉलर्स को चले सभी जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बॉलर हैं, जैसे अगर आप केआरएल की बात कर रहे थे अभी, तो जाफर नजीर की बात कर लें। जाफर नजीर कितना जबरदस्त बॉलर था। तनवीर मेहदी जो यूबीएल ये से खेले नाम लिया था पाकिस्तान के लिए, जाफर का। हाँ, एक वनडे मैच खेले। तनवीर मेहदी बड़े जबरदस्त बॉलर थे। फिर साथ साथ अतीकुर रहमान, असदुल्ला बट जो हबीब बैंक से खेले, वो क्या बॉलर थे। बरकतुल्लाह पाकिस्तान के लिए ज्यादा नहीं खेल सके, वो बड़े जबरदस्त बॉलर थे। हबीब बलोच की बात कर लें, उनकी क्या पेस थी। फिर उसके अलावा अगर बात कर लें कि कराची की बात करें, हसन अस्करी, जिनको शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, हसन अस्करी की जो पेस थी। काजिम रिजवी जो एक फास्ट बॉलर थे, बड़े पेस के बॉलर थे, और ऐसे बॉलर लाइमलाइट में आ ही नहीं सके, वो खेल ही नहीं सके। लेकिन ये जो बात की शाहीन शाह अफरीदी ने कि जी मशीन घिस जाती है, अभी यूट्यूब पे मोहसिन अली साहब शो कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जी मशीन नहीं घिसती, मशीन के पुर्जे घिसते हैं, और जब पुर्जे घिसते हैं तो मशीन चलाने के लिए पुर्जों को बदल दिया जाता है। हम पुर्जे क्यों नहीं बदल रहे? जो मशीन खराब हो रही है हमारी, हम रिप्लेसमेंट में बॉलर क्यों नहीं ला रहे? देखिए, यही तो, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक चल रहा है पाकिस्तान का कि हम रिप्लेसमेंट पे, फास्ट बॉलर की रिप्लेसमेंट हमें नहीं मिल पा रही है। हम ये देखें, हम बैट्समैन को तो वहां पर रिप्लेस कर रहे हैं, ओपनर भी लेकर आ गए, मिडिल ऑर्डर में भी एक दो बैट्समैन हमारे पास आ गए। हम फास्ट बॉलर्स को रिप्लेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने तो उसकी तरफ अगर हम देखें कि एक ही अभी फास्ट बॉलर मुझे नजर आया है जो कि जेन्युइन स्पीड का बॉलर है, वो अली रजा है। हम उसको टेस्ट क्रिकेट के अंदर नहीं लेके गए अभी, और हम जो है हसन अली को लेकर चले जाते हैं। हसन अली की परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो क्या परफॉर्मेंस है उसकी। अगर हम पीएसएल क्रिकेट को देखते हैं और जाके टेस्ट क्रिकेट खिला देते हैं तो फिर तो इसी तरह के भाई रिजल्ट आएंगे ना। और अब हम सब एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि रिजल्ट ऐसे ही आएंगे, जो कि आपको पता है बांग्लादेश में जाके क्या हुआ। 2 टेस्ट यहाँ पर भी हार गए, 2 टेस्ट वहां पर भी हार गए। और फिर जो है हमारी टीम के कप्तान साहब का जिस तरह का जो स्टीरियो टाइप जो होता है, वो हमेशा जो कॉन्फ्रेंस करते हैं वो एक ही तरह की होती है। तो जब प्रोफेशनल क्रिकेट के अंदर एक्सक्यूजेस नहीं होते भाई। जब आप मुल्क के लिए खेलने जाते हैं तो आप सारी तैयारी के साथ जाते हैं। वंस होता है कि आपसे कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है, लेकिन हर मैच में वही मिस्टेक, तो फिर थोड़ी चलेगा। फिर तो यू शुड रिप्लेस, आपको रिप्लेस हो जाना चाहिए। देखें उस पुरानी क्रिकेटर भी अगर आप देखें, अगर इतना अगर बैड परफॉर्मेंसेज होती थी, रिप्लेस हो जाते थे प्लेयर। अगर आप देखें इवन मोइन और राशिद का भी देखें, दोनों की एक राइवलरी चलती थी, जहां पर जिसको मौका मिलता था वो अपने आप को सीमेंट करने की कोशिश करता था। लेकिन यहाँ पर तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा कि वही फास्ट बॉलर, वही हारिस रऊफ। कल के मैच में आप देख लें कि आपको पता चल जाना चाहिए था कि 200 से ज्यादा की पिच नहीं है, जिस तरह का ग्रिप होकर गेट टर्न हो रहा था। तो एंड में हमने आके इतने रन करा दिए और हम 235 तक उनको ले गए। तो ये तो सोच लेना चाहिए कि उनकी हमने कहां पर जाकर रिस्ट्रिक्ट करना है,
कहाँ पर किस बॉलर को कहाँ पर बॉलिंग करानी है। हमने उसको लेफ्ट आर्म स्पिनर को फौरन 10 ओवर करा के उसको साइड कर दिया। आखिर में वही जो है वो हारिस रऊफ मिलते हैं। हारिस रऊफ जो है वो रन्स हमेशा थ्रो कर रहे हैं, अभी भी उन्होंने रन्स थ्रो कर दिए। तो यहाँ पर जहाँ पर वो एक टीम 200 के अंदर फंस रही थी, हमने उनको 235 करा दिए। तो पता है कि 235 जो है उस पर करने पड़ेंगे। ऊपर से आपकी विकेटें गिरी जहां पर आपको प्रॉब्लम आ गई। एक तो हम ये नहीं समझ पा रहे कि हमारा T20 के अंदर और वनडे के अंदर कौन से प्लेयर ऐसे हैं जिनको लेकर चलना है। अभी तक हमने जो प्लेयर्स खिलाए ना, तो अभी वनडे के अंदर कुछ प्लेयर्स की जगह नहीं बन पा रही है, जो कि हम जबरदस्ती उनको वनडे के अंदर खिला रहे हैं। और वो T20 के प्लेयर हैं, उनको T20 का स्पेशलिस्ट मेरे ख्याल से उनको रखना चाहिए। और जिस तरह के पहले मैच में भी शॉट्स मारी हैं, कल भी जिस तरह उन्होंने शॉट्स मारी हैं, तो वो T20 क्रिकेट के लिए तो ठीक है, बट नॉट 50 ओवर्स में बहुत टाइम होता है। अगर आप देखें कल कोलैप्स होने के बावजूद ऐसा लग रहा था कि एक पार्टनरशिप लगी गाजी गौरी और जब वो खेल रहे थे, और फिर उसके बाद अरफात आए, तो ऐसा लग रहा था शायद पाकिस्तान बहुत ज्यादा करीब जाए, मैच जीत भी सकता है। लेकिन क्योंकि ओवर्स बहुत बाकी थे, लेकिन हम लोग जब रेगुलर इंटरवल हम अपनी विकेट थ्रो करते चले जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाती है। वहां पर 1-2 विकेट गिरी एंड में, आप जो है वो बड़े मार्जिन से मैच हार जाते हो। बिल्कुल तो ठीक ये है, समझने की जरूरत है। और ठीक है। 78 पे जब जिस टीम के 6 खिलाड़ी आउट हो जाएं तो पाकिस्तान को कम बैक करना काफ़ी मुश्किल है। अभी फास्ट बॉलर की बात कर रहे थे, आमिर नज़ीर की बात ना करें, गलत होगा, भेजा होगा। मोहम्मद जाहिद जैसे फास्ट बॉलर थे, फखरुद्दीन बलूच जैसे बॉलर थे, बड़े बॉलर पाकिस्तान ने जो है वो ज़ाया कर दिए हैं। लेकिन अभी कल के मैच की बात की थी महमूद हामिद साहब ने, तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट लाहौर से इमरान लतीफ़ साहब के, जो हमें अपडेट करेंगे कि जो मैच के बाद की क्या सूरत हाल रही, तमाशाई जो थे वो कितने मायूस थे, और पाकिस्तान की टीम की जो परफॉर्मेंस है उसके हवाले से जो लोग, जो तमाशाई हैं, स्पेक्टेटर्स हैं, उनका क्या कहना है। इमरान, हमें आगाह कीजिएगा कि कितनी मायूसी है इस वक्त लोगों में। जी वालेकुम सलाम अली सलमान। अगर हम पाकिस्तान टीम की बात करें तो बात वही कि हम आने से पहले ऑस्ट्रेलिया के कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया की ABCD टीम आ रही है, मगर जिस तरह से आपने कल कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान टीम की ख़ास तौर पे पाकिस्तान की बैटिंग की, आपने सूरत हाल देखी, पाकिस्तान की बैटिंग कोई काबिल ज़िक्र कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। बाबर की अगर बात करें तो बाबर हमेशा से ही देखा गया कि लाहौर की पिचों में वो हमेशा से वो उनको मुश्किलात का सामना रहता है। कल भी ऐसा ही हुआ। शायकीन क्रिकेट जो कि बड़ी तादाद में कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद थे, सपोर्ट कर रहे थे बाबर की परफॉर्मेंस की, तो बाबर हमेशा की तरह लाहौर में कोई काबिल ज़िक्र इनिंग्स नहीं खेल सके। हवाले से शायकीन क्रिकेट से जब हमने कल बात की तो खासे वो नाला दिखाई दे रहे थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान की टीम पर कोई एतबार नहीं कर सकता, कभी इनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, कभी ये खज़ा सीधा पत्तों की तरह झड़ जाते हैं। मगर अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान की टीम कल, यानी कि जब मैच खेला जा रहा है, तीसरा मैच है, वो फाइनल की हैसियत रखता है लाहौर में। कल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को तीसरा ODI हरा के सीरीज़ जीतता है, या मुसलसल पाकिस्तान को कल भी दूसरी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। इस हवाले से अगर हम टीम में चेंजेस की बात करें तो अभी तक कोई ख़ास तब्दीलियों की बात नज़र नहीं आ रही टीम में। ज़राए के मुताबिक अनचेंज टीम ही खेलेगा। कल हमने देखा कि जो गाजी गौरी हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, विकेट कीपिंग के दरमियान वो गे भी थे। उसके साथ साथ अगर हम दूसरी जगह अगर बात करें पाकिस्तान की टीम की, तो पाकिस्तान की टीम की कल बॉलिंग ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ख़ासतौर पे हमारे पास अरफात मिनहाज की सूरत में अच्छा बॉलर मौजूद है, शाहीन की बॉलिंग अच्छी रही, हारिस रऊफ ने भी कंट्रोल बॉलिंग की है, स्कोर नहीं खाया। जो सबसे नाकाम बॉलर्स हैं जिनको तनकीद का सामना करना पड़ा, आपके सामने है शादाब खान। उन्होंने अपनी जो सी डूबती हुई नैया को थोड़ा सा बचाने की कोशिश की है बैटिंग की सूरत में। तो शायकीन क्रिकेट को उम्मीद है कि पाकिस्तान कल का मैच जीतेगा और पाकिस्तान होम सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतने में कामयाब हो सकेगा इंशाल्लाह। अच्छा इमरान, ये तो आपने बताया पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो सीरीज का दूसरा एक रोज़ा मैच है खेला गया, तीसरे एक रोज़ा मैच की तैयारियों के हवाले से भी आपने बता दिया। लेकिन अब नेशनल T20 टूर्नामेंट का जो फाइनल था कि जो खेला जाने वाला है, और वो बीच में रोक दिया गया था क्योंकि विंडो नहीं मिल पा रही थी, अब वो फाइनल खेला जाएगा, उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल ऐसे ही दूसरी जानिब अगर बात करें लाहौरियों के लिए एक और क्रिकेट मैच इतवार को देखने का मौका मिलेगा। नेशनल T20 का जो
फाइनल था जो पोस्टपोन हुआ वो दोबारा इतवार के रोज़ खेला जाएगा, तो इस हवाले से शायकीन क्रिकेट को एक इंटरटेनमेंट का भी मौका मिलेगा और देखने का मौका मिलेगा कि पाकिस्तान का जो नौजवान लड़के हैं किस तरह से फाइनल में खेलते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ जो काबिल ज़िक्र है, हम टैलेंट की हमेशा बात करते हैं कि पाकिस्तान का जो टैलेंट है, टीम का नया टैलेंट आगे आना चाहिए था, लड़कों को मौका मिलना चाहिए ताकि जो पुराने बाबे हैं जो साल से चलते आ रहे हैं उनके भी को मुतबादिल हो। इस हवाले से आपने जो आपके सामने से देखे होंगे जो अदाद शुमार के पाकिस्तान ने 31 मैचों में 19 नए डेब्यू कराए हैं। अगर 19 नए डेब्यू की हम बात करें तो उनकी कारकर्दगी भी कोई काबिल जिक्र नहीं है। इसी तरह माज सादाकित की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने 5 इनिंग्स में कोई काबिल जिक्र 107 गालमन रन स्कोर किए और महज एक 75 रन की जो कामयाब इनिंग्स थी वो मीरपुर में बांग्लादेश के खिलाफ खेली है। तो अगर कोई नया टैलेंट सामने आता है तो उसके ऊपर कौमी जिम्मेदारी बनती है कि वो बेहतरीन अंदाज में अपनी परफॉर्मेंस दे ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके, उनको मौका है बढ़ने का मौका मिले। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में टैलेंट को मौका मिल रहा है मगर पाकिस्तान का जो नए लड़के हैं उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे। ये एक सवालिया निशान है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो कौमी सिलेक्शन कमेटी है, चाहे वो जूनियर्स है या कौमी मेंस कमेटी, के वो कौन सा टैलेंट ढूंढ के ला रहे हैं कि जो जब सिलेक्ट तो हो जाते हैं मगर जो लगातार कंटिन्यूटी नहीं उनकी परफॉर्मेंस में। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिलेक्शन कमेटी को अपना किरदार दुरुस्त करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो नया टैलेंट जिनको मौका मिल जाता है जैसे मिलता है वो आएँ और अपनी परफॉर्मेंस दें और पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करें। थैंक यू सो मच इमरान। आपने यहाँ पे रेस किया कि पाकिस्तान में टैलेंट को मौका मिल रहा है, लेकिन टैलेंट को जो मौका मिल रहा है क्या अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट मिल रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि माज सदाकत हुए, अब्दुल समद हुए या जिस तरह का प्लेयर खिला रहे हैं वो T20 क्रिकेट में परफॉर्मेंस देकर आ रहे हैं, आप उनको वनडे क्रिकेट में खिला रहे हैं। महमूद हामिद साहब, आप समझते हैं कि पाकिस्तान में मौका तो मिल रहा है लेकिन फॉर्मेट पाकिस्तान में जिस तरह चूज किया जा रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि अब्दुल समद को अगर आप T20 पे खिला रहे हैं तो फिर मिडिल ऑर्डर में आपके पास सऊद शकील जैसा प्लेयर मौजूद है, मिडिल ऑर्डर में आपके पास शान मसूद जैसा प्लेयर मौजूद है, आप इनको वनडे में खिला सकते हैं। और अगर थोड़ा सा बोल्ड स्टेप ले लें और उमर अकमल जैसे प्लेयर की भी, जिस तरह बार बार अपने शोज में बात कर रहे हैं, आप खुद मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, उस जैसे प्लेयर की भी पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को जरूरत है। तो पाकिस्तान के पास प्लेयर्स हैं लेकिन आप मौके देने को तैयार नहीं है। देखिए अली सलमान, जब आप कच्चे आम जिसे कहना चाहिए ना, उसको जब तक पक्का नहीं होने देंगे ना प्रॉपर आम को, तो उसमें इतनी मिठास नहीं होती। तो फिर इसी तरह की आपको जो है वो परफॉर्मेंसेस मिलेंगी। मैंने आपको इससे पहले भी वक्त से पहले ये बात कही थी कि आपको पता होना चाहिए कि ये T20 का प्लेयर है, ये वनडे का प्लेयर है। अगर हम समद को एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खिला रहे हैं वनडे के अंदर, तो आप ये समझते हैं कि समद ने जो है लिस्ट ए के अंदर कितनी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं या 4 डे के अंदर उसकी कितनी परफॉर्मेंसेस हैं, उसके कितने रन हैं। तो अगर हम ये एनालाइज कर लें प्रॉपर्ली और प्लेयर को जज कर लें ना, तो हमें आसानी होगी। जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं 4 डे क्रिकेट के अंदर मुसलसल परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनका पहले राइट बनता है, उनका पहले हक बनता है कि वो देखिए ना, 2-3 नाम मैंने गिना दिए। कामरान गुलाम इस लिस्ट के अंदर आते हैं जो मिडिल ऑर्डर में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और भी ऐसे प्लेयर हैं जो मिडिल ऑर्डर में स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और फिर जरा मजीद डिस्कशन करते हैं महमूद हामिद साहब के साथ से ब्रेक के बाद, और वापस आने के बाद फिर इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं टीम पाकिस्तान को। महमूद भाई, जिस तरह अभी हम बात भी कर रहे थे कि बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है, लोग उनको विराट कोहली से कंपेयर करते हैं, और तनवीर अहमद तो अभी भी ये बात करते हैं कि जो है वो बाबर जो है वो विराट से बड़े प्लेयर हैं। लेकिन आपके ख्याल में कंपैरिजन एक तरीके बनता है, और जहाँ करंट मैचेस आते हैं कि आपको लगता है कि बाबर की परफॉर्मेंस इस काबिल है कि बाबर जो है वो मैच फिनिशर के तौर पर अपना रोल अदा करते नजर आते हैं? देखिए, हम तो कंपैरिजन तो किसी से बनता नहीं है। मेरे ख्याल से बाबर क्लास अपनी है, विराट की अपनी क्लास है। विराट ने जितनी परफॉर्मेंस की है, अगर आप उसकी ग्राफ निकाल के देखेंगे तो उसने बहुत मैचेस जिताए इंडिया को अपनी बैटिंग से। अगर वो चेस करने पे जा रहे हैं, अगर आप उठा के देखें अगेंस्ट पाकिस्तान भी, अगर वो वर्ल्ड कप का मैच देखें तो विराट ने जिताया है। तो इसी तरह की बाबर की भी जो है वो परफॉर्मेंसेज है, उसने पाकिस्तान को काफी मैचेस ऐसे अपनी बैटिंग से जिताए भी हैं। लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा एक प्लेयर के पीछे लग जाते हैं।
हम बाबर के इर्द गिर्द ही देख रहे हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। बाकी लोग बिल्कुल जो है वो उस तरह की वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे जिनको करनी चाहिए। तो हम सिर्फ बाबर बाबर के ऊपर लगा दें। बाबर अगर कल अगर खेल जाता तो शायद पाकिस्तान अच्छा कर जाता, लेकिन बाबर आउट हो गया तो आप देखें फिर किसने परफॉर्म किया। आपका मिडिल ऑर्डर क्या है? आपका मिडिल ऑर्डर, आपको कॉन्फिडेंस है कि अपने मिडिल ऑर्डर के ऊपर? किसके ऊपर आपको मिडिल ऑर्डर पे? आपको ये पता था कि ये पिच जो है वो किस तरह की आपने खुद बनाई है, जहां पर आपको जो है, अगर पहला मैच भी देखें आपके 5 आउट हो गए थे 200 रन चेस करते हुए। यहाँ पर अगर वो पार्टनरशिप नहीं लगती बाबर और गौरी की पहले मैच में, तो वहां पर भी आप स्ट्रगल करते। तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि हमारी बैटिंग कहां पर कर सकती है। अच्छा, तो मैं हमने वक्त ऐसे जरा पिचेस कम है, बना दी। वक्त जरा कम है, मैं क्विकली आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। गाजी गौरी को बतौर विकेट कीपर कैसा रेट करते हैं, क्या मुस्तकबिल इनका देख रहे हैं? क्योंकि कल हमने देखा बैटिंग तो उन्होंने बेहतर की है, लेकिन विकेट कीपिंग में वो एशिया कप में भी स्ट्रगल करते नजर आए, कल भी विकेट कीपिंग में स्ट्रगल करते नजर आए। गाजी जो है वो गच्छी है, क्रिकेटर है, अच्छा परफॉर्म करता हुआ आ रहा था। और कल एक दो बॉलें डेफिनेटली उससे मिस हुई है। एक लेग स्टंप से बॉल निकल गया, और वो जो आखिरी बॉल था वो तो ऑकवर्ड बाउंस हुआ है उसके, जो चौका हुआ है आखिरी ओवर के अंदर। लेकिन ओवरऑल अगर अभी देखें, आप उस लड़के को आपने खिलाया है। मैं ये कहता हूं कि आपने किसी प्लेयर को लेकर आ गए तो आप उसको फिर चांस प्रॉपरली दें कि वो अपने आप को प्रूव लेकिन कर एक सके। सवाल है ना लेकिन सर, एक सवाल है, क्या रोहिल नजीर और साद बेग से पहले खिला दिया, ये सही लेकर आए? ये एक डिबेटेबल है कि हाँ, कि जो परफॉर्मर है, जो जिसकी ज्यादा परफॉर्मेंस है, पहले राइट उसका बनता है। लेकिन समहाउ ऐसा हो जाता है कि विकेट कीपर्स को आप देख रहे होते हैं कि जिस तरह पहले भी विकेट कीपर आए, वो भी एकदम ही आ गए थे बहुत सारे विकेट कीपर। और तो वो विकेट कीपर को और फास्ट बॉलर को आप जल्दी खिला सकते हैं, ठीक लेकिन है, स्पिनर को और बैट्समैन को तो आपको बहुत ज्यादा परख के खिलाना पड़ता है। देखिए समझ के तो खिलाना पड़ता है, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए ना कि स्पिनर है वो या बैट्समैन है। या माइक हैसन कह रहे हैं कि 5वां बॉलर है हमारा शादाब, और बड़े हैरत की बात है कि महज सदाकत को शादाब से पहले यूज किया गया, तो इट मींस कि महज सदाकत शादाब से भी अच्छे बॉलर हैं। तो मुझे अब हंसी आती है अपने हेड कोच की बातें सुन के कि वो किस तरह की बातें करते हैं। शादाब खुद कहता है कि मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ। आज कल उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि वो बैटिंग ऑलराउंडर है। मतलब आप अपने आप को सेव करने के लिए आप जो भी चाहें वो बात कर लें। भाई आपने एज ए लेग स्पिनर उसको वो बॉलिंग कर रहा है, 9 ओवर उसने कल बॉलिंग भी की है। बैटिंग में चलो आप जिस नंबर पे आया उसने बैटिंग, लेकिन वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, उसको पहले बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी। हाँ, कल वो मैच जिता देता और एज ए ऑलराउंडर तो मैं मान लेता कि चले लेकिन महमूद भाई, आज हम वसीम अकरम की सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी हमने दिखाया 257 रन की इनिंग खेली, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने नंबर 3 पे 80+ रन की इनिंग खेली, नेहरू कप में मैच जिताया, जहां जहां जरूरत पड़ी उन्होंने रन स्कोर करके दिए। हम वसीम अकरम को एज ए बॉलर, एज ए बैटिंग ऑलराउंडर तो नहीं जानते ना, जबकि उनकी डबल सेंचुरी भी है। उसी मैच में सकलैन ने 100 किया, हम उनको बैटिंग ऑलराउंडर तो नहीं जानते। ये माइक हैसन हमें कौन सा लॉलीपॉप दे रहे हैं? भाई ये वाकई लॉलीपॉप दे रहे हैं माइक हैसन। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत सीरियसली देखना पड़ेगा कि स्टिल अभी एक और हमारे पास चांसेस हैं व्हाइट बॉल के ऊपर। वर्ल्ड कप सामने खड़ा है, वर्ल्ड कप के बाद खुदा ना खास्ता फिर हमारी गंदी परफॉर्मेंस होगी तो फिर हम पीछे की तरफ चले जाएंगे। तो कोच जो है वो बहुत ही जिसे कहना चाहिए, मुझे नहीं लगता माइक हैसन जो है वो अपने आप को बचाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, और अपने प्लेयर्स के अगेंस्ट भी समटाइम वो जो है वो बयान दे देते हैं। कल उन्होंने जिस तरह की बात की है वो मेरे ख्याल से किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी भी प्लेयर को, किसी भी एनालिस्ट को मेरे ख्याल से हजम नहीं होगी कि वो बैटिंग ऑलराउंडर है। मसला महमूद भाई यही तो है सर, मैं बहुत ऑनेस्टली बात बता रहा हूं, मसला यही तो है कि वहां जो लोग मीडिया के बैठे होते हैं वो ज्यादातर यूट्यूबर्स बुला के मीडिया बना के बिठा देते हैं, पीसीबी वाले। फिर जो अच्छे सवाल करने वाले लोग होते हैं वो उनको चुपते हैं, वरना ये सवाल तो वहां उनसे होना चाहिए था। वहां किसी ने उनसे ये सवाल ही नहीं किया कि शादाब खान कैसे जो है वो बैटिंग ऑलराउंडर बन गया। जो वो कहते रहे माशाल्लाह, लोग जो है वो बैठकर सुनते रहे, हाँ में हाँ उनकी मिलाते रहे, और यही पीसीबी चाहता भी है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे कि एक स्टेटमेंट और उन्होंने दिया कि वर्ल्ड कप हमें साउथ अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे में खेलना है, वहां पे भी ऐसी ही पिचेज होंगी। ये भी एक नई नॉलेज में इजाफा है। 26-27 साल मुझे क्रिकेट कवर करते हुए हो गए, इतने ही आपको खेलते हुए हो गए।
देखें, आपने अगर वहां पर जहां जहां मैचेस है ना, वहां अगर आपने निकालें, आप उसका वहां पर निकालें कि किन बॉलर्स ने सबसे ज्यादा आउट किए हुए हैं। अगर आप टॉप 10 बॉलर्स निकालते हैं ना, तो कहीं पे एक स्पिनर है जिसके उन टॉप 10 में आता है, कहीं पे 2 है, कहीं पे 3 है। तो मैक्सिमम फास्ट बॉलर्स ने आउट किए हुए वहां पे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वहां पर इस तरह की ग्रिप होने वाली पिचेस होंगी जहां पर फिंगर स्पिनर आपको मुसीबत कर देगा, जैसे कल हो रही थी या पहले वनडे के अंदर हो रही थी। तो मेरे ख्याल से ये अपने आप को वो फेस सेविंग के ऊपर ठीक बात हो रही है ठीक कि भाई किसी तरह ठीक है। मैं वक्त खत्म हो गया है। आखिरी सवाल, कल पाकिस्तान हाँ या ना में बताएगा, बाउंस बैक कर सकेगा कल पाकिस्तान? पाकिस्तान को करना चाहिए, पाकिस्तान उनसे अच्छी टीम है, लेकिन ठीक, मैं समझता हूँ कि यार पिच बहुत अच्छी होनी चाहिए। पिच अच्छी होगी, पाकिस्तान डेफिनेटली मैच जीतेगा। ऑल राइट है, पिक अच्छी होनी चाहिए। और साथ साथ एक बड़ा सवाल निशान ये भी है कि कल अहमद दानियाल को खिलाए, कल सुफियान मुकीम को खिलाया जाता है एक दफ़ा फिर, जो है हम पुराने जो है मोहरों पे ही अपना एतबार बरकरार रखेंगे। शायद जुनैद जमशेद ने पाकिस्तान टीम के लिए यही कहा है कि एतबार तो आ ही जाएगा, कब आएगा ये कुछ नहीं पता। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।